बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपने देश को छोड़ भारत आ गई हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि जिस शेख हसीना को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली मसीहा के तौर पर जाना जाता था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अल्टीमेटम देते हुए ये कह दिया गया कि अगले 45 मिनट में आपने देश नहीं छोड़ा तो आपकी मौत हो सकती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या भारत अब विरोधी पड़ोसियों से घिर चुका है। अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चीन के प्रति बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा। जिस बांग्लादेश से लाखों करोड़ों का व्यापार होता था उसका अब क्या होगा। वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं का भविष्य अब किस करवट बैठेगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश के ये हालात क्या इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत की सीमाएं अब विरोधी ताकतों से पूरी तरह घिर चुकी हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बांग्लादेश जीडीपी के मामले में भारत से भी कहीं आगे जा चुका था, वहां ऐसा क्या हुआ कि लाखों की तादाद में युवा सड़कों पर उतर आए और आगजनी करने लगे। तो इसके पीछे की असली वजह है आरक्षण, वही आरक्षण जिसकी चर्चा अपने देश में भी बढ़ चढ़कर की जाती है। बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई 1971 में। जिन बांग्लादेशियों ने आज़ादी की जंग में अपना योगदान दिया, उन स्वतंत्रता सेनानियों की नस्लों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। लेकिन शेख हसीना सरकार ने चतुर रणनीति से उस आरक्षण को हटा दिया, क्योंकि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि जिन्होंने जंगें लड़ी उनकी एक पीढ़ी को आरक्षण देना तो समझ में आता है, चलिए आपने दूसरी पीढ़ी को भी आरक्षण दे दिया, लेकिन तीसरी पीढ़ी को आरक्षण क्यों? क्या ये ताउम्र चलता रहेगा? लेकिन वहाँ की हाईकोर्ट ने शेख हसीना के फैसले को पलटते हुए आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया, जिसके बाद शेख हसीना ने भी अदालत के फैसले की चादर ओढ़कर पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा का पूरा आंदोलन उग्र हो गया। 200 से ज़्यादा युवाओं की मौत हो गई। प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर खुलेआम गोलियां बरसाई गईं। जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्हें शेख हसीना ने रज़ाकार तक की उपाधि दे डाली। रज़ाकार आखिरकार वो लोग थे जो साल 1971 में पाकिस्तान का समर्थन करते थे। बात यहीं तक नहीं रुकी, शेख हसीना ने इन प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी तक करार दे डाला, जिसके बाद हिंसा इस कदर भड़की कि 4 अगस्त के अकेले एक दिन के अंदर 100 से ज़्यादा छात्रों की मौत हो गई। जिसके बाद सेना ने सरकार के सामने खुले तौर पर यह कह दिया कि अब आप इस देश को छोड़कर जाइए और इस देश की शासन सत्ता की बागडोर सेना को चलाने दीजिए। शेख हसीना से ये तक कह दिया कि अगर आपने अगले 45 मिनट में देश को नहीं छोड़ा तो आपकी मौत हो सकती है और हम आपकी सुरक्षा कतई नहीं कर सकते। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश को भारत का एक प्रमुख एलाई माना जाता था, जो सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान तक को जियोपॉलिटिक्स में टक्कर देने का काम करता था। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब ये महसूस किया जा रहा है कि क्या भारत के पास अब एक भी ऐसा पड़ोसी दोस्त नहीं बचा है जो उसके साथ कदम ताल करता हुआ चल सके। पाकिस्तान के साथ भारत कई जंगें लड़ चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। ओली, जो कि नेपाल की पीएम अभी जल्द बने हैं, उन्हें चीन परस्त माना जाता है। म्यांमार में भी 2 साल पहले ही तख्ता पलटकर यहाँ की नेता आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया। श्रीलंका अपनी तंगहाली के चलते चीन की गोदी में बैठा हुआ है। मालदीव से मुइज्जू लगातार आंखें दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि मालदीव में भारतीय सेना की जो टुकड़ी थी उसे भी भारत वापस भेज दिया गया है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत के पड़ोस में उसका एक भी दोस्त नहीं बचा है। बीते कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा था कि अब अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाना लगभग कठिन होता जा रहा है। रूस सरकार के भी आधिकारिक प्रवक्ता ने अपने बयान में ये तक कह दिया था कि जिस शेख हसीना ने चुनाव जीता है, अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो अपनी सत्ता को संभाल पाती हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हिंसा पनपने वाली है और वो उससे बच नहीं पाएंगी।
क्योंकि बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी जो कि खालिदा जिया के अंडर आती है, इसके साथ ही जमाते इस्लामी है जिसको प्रत्यक्ष या परोक्ष आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार का सीधा समर्थन मिलता है। उसके चलते बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं से जुड़ा जो सामाजिक ताना बाना है उसके भी डिसबैलेंस होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि साल दर साल बांग्लादेश से भारत में शरणार्थियों की तादाद भी अब तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ समझने वाली बात आती है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और इसके साथ ही आने वाले वक्त में भारत को गाहे बगाहे ये घटना चेतावनी भी दे रही है। पुराने इतिहास के कुछ पुराने पन्ने पलटने पर ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद वहाँ का विपक्षी खेमा अगर सरकार बनाता है तो उसकी झुकावट पाकिस्तान और चीन की तरफ ज़्यादा होगी। इसके साथ ही आशंका इस बात की भी है कि तेजी के साथ बढ़ रही जिस बांग्लादेश को जन्म देने में भारत ने अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसी भारत में शेख हसीना के आने के बाद बांग्लादेश के अंदर भड़के युवाओं के बीच कहीं भारत विरोधी एजेंडा तैयार कर वोटिंग तक न करा दी जाए। इस राजनीतिक उठापटक में ये देखा गया है कि बांग्लादेश की जनता के बीच उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने ये देखा है कि कैसे चीन शेख हसीना को अपने पक्ष में कर वहाँ के बंदरगाहों को अपने कब्जे में करने और निवेश के छलावे की चादर की आड़ में चीन बांग्लादेश को कर्ज के बोझ के तले दबाने की कोशिश लगातार सालों से करता आ रहा है। इसके साथ ही पुराने वक्त से भी देखा गया है कि कैसे पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ के हुक्मरान बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी को अपनी ही विचारधारा वाली पार्टी के तौर पर मानते आ रहे हैं, और वो ये भी मानते हैं कि बांग्लादेश की इस पार्टी में बैठे नेता भी कमोवेश हमारे ही हैं, क्योंकि वो सालों से पाकिस्तान को समर्थन देते आ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ये भी जानता है कि चीन हमारा दोस्त है और भारत को आर्थिक और राजनीतिक दोनों तौर पर कमज़ोर करने के लिए हमारा साथ हर स्थिति परिस्थिति में देने के लिए वो पहले से तैयार बैठा है। जिस दौरान साल 2001 से 2006 तक खालिदा जिया ने जब बांग्लादेश की सरकार को चलाया तो उस दौरान भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आतंकी गतिविधियों में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो शेख हसीना के आने के बाद ही काबू की जा सकी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा तो यहाँ तक बयान दे चुके हैं कि आज हम शेख हसीना के चलते ही अच्छी और आराम की नींद सो पाते हैं। आपको ये समझना होगा कि जिस सेना ने शेख हसीना को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, उसी सेना के जवानों ने बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां भी चलाई थी। तो अचानक इतनी जल्दी बांग्लादेशी सेना का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो इसके पीछे कहीं सेना के अंदर वो एलिमेंट तो नहीं जो कहीं ना कहीं छात्रों को उकसाने का काम कर रहे थे, जिससे छात्र भड़के और उन्हें मौका मिल गया कि अब तख्ता पलटकर देश की बागडोर को अपने अंदर कर लिया जाए। और इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वो जो पुरानी टीस है अपने हाथ से उसके देश का एक हिस्सा छिन जाने का, जो उस टीस का यूं कहें कि बदला लेने के लिए वो बांग्लादेश में साम दाम की नीति अपनाकर अपनी पसंदीदा सरकार बनाने का भरसक प्रयास भी करेगा, जिसमें वहाँ की एजेंसी आईएसआई का भी सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। बांग्लादेश के अंदर आज भी बड़ी संख्या में एंटी लिबरेशन मूवमेंट के वो लोग भी हैं जो कभी बांग्लादेश की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि जमाते इस्लामी उसकी विचारधारा से सहमति रखने वालों की संख्या भी पूरे बांग्लादेश में करीब 25 से 30% के आसपास है। इसमें से हज़ारों ऐसे हैं जो पाकिस्तान की लड़ाई में लड़े ही नहीं, पाकिस्तान में वो बाद में आए। यहाँ तक कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति जिस तरीके से तोड़ी जा रही है, वो ये सबूत देता है कि बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, क्योंकि इस्लाम में मूर्तियों को मानने का चलन नहीं है। तो जब चलन ही नहीं तो राष्ट्रपिता कैसे? ऐसा माना जाता है कि अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आपके खुश रह पाने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अब आज के मौजूदा हालात में जब हम अपने प्यारे भारत के पड़ोसियों पर एक नज़र डालते हैं तो हमें ये मिलता है कि पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद ही हमें दुश्मनी विरासत में मिली, जो आज आतंक के जरिए भारत को जख्मी करने का एक छोटा मौका तक नहीं छोड़ता। तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, जो भारत के साथ
कोई मित्रता का भाव लेकर नहीं बैठा। तो वहीं अगर नेपाल पर नजर डालें तो वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद अब केपी ओली नए पीएम बने हैं, जिन्हें चीन परस्त माना जाता है। भारत के ही पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो वहां पर 2 साल पहले ही सेना ने तख्ता पलटकर वहां की लोकतांत्रिक विचारधारा को मानने वाली नेता आंग सान सू की को जेल में डाल दिया है। श्रीलंका चीन की गोदी में बैठा हुआ है तो मालदीव से मुइज्जू भारत को आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत उन सत्ताधारियों से घिर चुका है जिनका भारत के प्रति कोई सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिलता है। शेख हसीना भारत के लिए एक दोस्त के तौर पर आज भी जरूरी है, लेकिन राजनीतिक तकाजे के तौर पर यह नीति भी रही है कि जो नए शासन करने वाले अब आ रहे हैं उनसे दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकते। ऐसे में अगर शेख हसीना भारत में रहीं और वहाँ जो नई सरकार बन रही है उसका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा दिखे तो ऐसे में भारत अपना हित कैसे साधेगा। डिप्लोमेसी में इस बात को भी ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि आज जो हमारा दुश्मन है कल वो हमारा दोस्त भी बन सकता है। अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत के अंदर शेख हसीना को शरण देना चाहिए या नहीं। रणनीतिक तौर पर भारत को इस बारे में क्या फैसला लेना चाहिए। शेख हसीना की ही सरकार में भारत के संबंध 1975 के बाद इतने अच्छे हो पाए हैं, विशेषकर भारत के लिए जब उसे पश्चिम और उत्तर की ओर बढ़ने का स्कोप लगभग ना के बराबर है। तो उस लिहाज से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत को पूरी दुनिया को ये संदेश देते हुए ये बताना चाहिए कि उसके रणनीतिक मित्र उसके लिए कितने अहम हैं, जिससे बाकी देशों के अंदर भी भारत को लेकर ये विश्वास पैदा हो सके कि बुरे वक्त में भारत उनके साथ खड़ा होगा। क्योंकि अगर भारत आज के दौर में शेख हसीना को खोता है तो बांग्लादेश के अंदर पनप रही आईएसआई और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जंग हार जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर शेख हसीना को भारत शरण देता है तो इस बात की संभावना भी तेजी के साथ बढ़ेगी कि बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रति हेट्रेट वाली पॉलिटिक्स को और बढ़ावा मिल सकता है। इससे पहले भी बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया आउट आवाज़ पहले भी उठाई जा चुकी है। तो जिस नेता की इमेज आज बांग्लादेश की जनता के बीच पूरी तरह से एक फेल्ड शासक के तौर पर बन चुकी है, जो नागरिक हितों को तरजीह ना देकर अपने राजनीतिक हितों को ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो जनता की नज़र में भारत को लेकर बांग्लादेश में एक गलत संदेश जाने की संभावना को तेज़ी के साथ बढ़ाता है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने में आईएसआई और चीन भी ज़रूर करना चाहेंगे, जो आज के समय भारत के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के साथ अब सामाजिक उठापटक का खतरा भी गहराने लगा है और उसका सबसे बड़ा असर वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर पड़ने वाला है। 1971 के दौरान ही बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ हिंदू भारत में आकर शरण ले चुके हैं। अब आज के बांग्लादेश के हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये संख्या दिन दोगुनी और रात चौगुनी की रफ्तार से तेजी के साथ बढ़ने वाली है। इसके साथ ही वक्त के जो हालात बांग्लादेश में खड़े हुए हैं तो वहाँ के ग्रामीण इलाकों में जमाते इस्लामी के एक्टिविस्ट और एक्टिव होने की वजह से वहाँ रह रहे हिंदुओं पर हमले होने की संभावना तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही आवामी लीग के एक्टिविस्ट अभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें वो हमलों से भी नहीं बचा सकते। इन राजनीतिक उठापटक के बीच अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने व्यापार के क्षेत्र में कई मसौदे तैयार कर रखे हैं उसका अब आगे क्या होगा। पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश के साथ भारत बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना आने के बावजूद भारत ने बांग्लादेश के साथ 10.78 बिलियन डॉलर का व्यापार किया था, जो साल 2021-22 में बढ़कर करीब 19 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। बिजली सप्लाई के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए एक बहुत ज़रूरी पार्टनर है, क्योंकि भारत से हर साल बांग्लादेश में करीब 1100 मेगावाट बिजली का आयात किया जाता है। हाई स्पीड डीजल सप्लाई करने के लिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भी अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश में रेल, सड़क और बंदरगाह के निर्माण करने के लिए भारत ने कई बिलियन डॉलर की मदद की है, जो अब भी लगातार जारी है। चटगांव पोर्ट पर चीन की पहले से ही बुरी नज़र है कि कब वो उस पर कब्जा कर सके, क्योंकि चटगांव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आज के दौर में बहुत बड़ी है। अब आखिर में सवाल उठता है कि आगे बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। तो अभी तक जितनी भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेना एक अंतरिम सरकार बनाने की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है
कि अंतरिम सरकार में शामिल कौन होगा। इसके साथ ही सेना ये भी जानती है कि पुराने अनुभवों के मुताबिक बांग्लादेश में सेना का परमानेंट शासन रह पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ज़रूरी मिशंस में बांग्लादेश की सेना भाग नहीं ले पाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस बांग्लादेश का जन्म भाषा को थोपने वाले आंदोलन से शुरू होने के बाद हुआ, उस बांग्लादेश के भविष्य को आरक्षण से उठी आग कहां तक ले जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ABP लाइव को सब्सक्राइब करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.